नमस्ते। एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम उत्तराखंड के लोक संस्कृति, कला, साहित्य, थिएटर, इन तमाम विधाओं से जो सेलिब्रिटी हैं, जो कलाकार हैं, लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और विभिन्न पहलुओं पर उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे बीच में वसुंधरा नेगी जी आई हैं। वसुंधरा जी थिएटर के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और काफ़ी समय से वो इस विधा पर काम कर रही हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। वसुंधरा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले यही सवाल उठता है कि जहाँ उत्तराखंड में संगीत, लोक कला, कविता, इन तमाम क्षेत्रों में महिलाएं आई हैं, आपने रंगमंच की विधा को अपनाया, तो आपका ये रुझान रंगमंच के लिए कैसे बना? रंगमंच पे जो रुझान आया मेरा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी गढ़वाल से, तो बचपन में हम जो जागर, पवाड़े ये सब सुनते थे, उसका प्रभाव मेरे ऊपर काफ़ी रहा। तो जब हम आधुनिक थिएटर की बात करते हैं, आधुनिक रंगमंच की बात करते हैं, वो कहते हैं ना कि एक्टिंग की जो बारह खड़ी है वो थिएटर है। मैं शुरू से शॉर्ट मूवीज़ और फिल्मों से जब जुड़ी तो मुझे हमेशा लगता था कि जब तक हम थिएटर नहीं सीखेंगे, रंगमंच को नहीं जानेंगे, तब तक हमें एक्टिंग की विधा नहीं आएगी। एक्टिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें थिएटर सीखना बहुत ज़रूरी है और थिएटर को बारीकी से सीखने के लिए हमें जो जगह जो पूरे भारत के राज्यों की संस्कृति है उसको जानना ज़रूरी है। तो मैं अपने उत्तराखंड से काफ़ी नज़दीकी से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि मुझे सबसे पहले अपने कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने शुरू किए पवाड़े सुनने, जागर सुनने। तो वहीं से मेरा बहुत रुझान हुआ। हाँ जी, रुझान हुआ। तो उत्तराखंड में जैसे देखने में आया है कि रंगमंच की विधा बहुत पुरानी है और शायद बंगाल की जितनी पुरानी उतनी उत्तराखंड की भी है। और हमारे यहाँ के जो थिएटर्स रहे हैं वो कई तरह से रहे हैं, जैसे ऐतिहासिक भी रहे हैं, धार्मिक रहे हैं, खुले मैदानों में भी थिएटर खेले गए, जैसे पांडव नृत्य, तमाम उस विधाओं में। उसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज का थिएटर किस रूप में आप पाती हैं और उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या किस दिशा में जा रहा है आपका आज का थिएटर? देखिए, आधुनिक थिएटर तो सही दिशा में जा रहा है, लेकिन अगर हम अपने कल्चर की बात करें, जैसे कि मैं जिस पे काम कर रही हूँ अभी, अपने गांव में नुक्कड़ नाटकों से, जैसे रामलीला जैसे होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे दिशा में जा रहा है या इस पे प्रयास हो रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं ये? दिक्कतें देखिए, सबसे पहले तो पहाड़ में अब लोग नहीं रहे, कहीं की भी संस्कृति वहाँ के लोगों से बनती है। लोग रहेंगे, संरक्षित होती है। हाँ, तभी तो संरक्षित होगी। अब वहाँ से पलायन इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग अब शहरों की तरफ आए, तो वो जागर, पवाड़े, रामलीला ये सब मतलब विलुप्ति के कागार पे है। तो वो चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं। क्या यही वजह तो नहीं थी कि आप जो चौनकोट में अपने इलाके में जो आप थिएटर को लेके गई हैं और टीलू रौतेली का जो मंचन किया आपने, तो उसके पीछे देखिए, सबसे बड़ी वजह मेरी यही थी कि मैं वहाँ के गांव के बच्चों के साथ उस थिएटर को करना चाह रही थी। उनको ये बताना चाह रही थी कि देखिए हमारी संस्कृति ये है, आप इनसे मिलिए। और मैं उनको तैयार करना चाहती थी। वो बच्चे बहुत मंझे हुए कलाकार नहीं थे, लेकिन उन बच्चों पे कम से कम मैंने 2 महीने तक काम किया। अच्छा। उनको वहाँ के जागर और पवाड़ों के बारे में बताया, वहाँ की कहानियों के बारे में बताया। देखिए, जब हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं, भारत में सबसे पहले फिल्में जब किसी के दिमाग में आती है तो सबसे पहले नायक और नायिकाएं आता है, फिर विलन आता है। तो सबसे पहले जो फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, तो वो एक नायक हो गया। ये लैला मजनू टाइप की लव स्टोरी बनी, तो एक तरह के नायक लेता है लेखक। तो हाँ जी, तो मेरे जहन में भी हमारे उत्तराखंड के नायक थे, बहुत से लोगों ने उन पे काम भी किया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी मेरे लिए जो नायिका थी वो थी तीलू रौतेली। ठीक है, तो मैंने तीलू रौतेली पे काम किया, लिखा, उनके गीतों को लिखा और लोगों को बताया उसके बारे में। तो हमने काम किया उस पे। तो ये बहुत आसान नहीं था वैसे, पहाड़ में थिएटर को ले जाना, इतनी सारी चीजें ले जाना, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को उसकी तरफ मोटिवेट करना, लोगों को उसके बारे में बताना। और फिर ये ऐतिहासिक नाटक, वो कब की बात थी और उस हिसाब से वो चीजें, विषय वस्तु उनके सामने लेकर आने। तो ये तो आपका प्रयास था, लेकिन लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? लोगों ने उसे किस रूप में देखा? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था जी। लोगों ने पहली बार थिएटर देखा, आपने शायद आप आए भी होंगे और सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा भी हुआ कि काफी भीड़ थी, क्राउड बहुत ज्यादा आया, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी।
और बच्चे खुले, बच्चों ने अपनी संस्कृति के बारे में जाना, थिएटर के बारे में जाना। क्योंकि सिर्फ थिएटर इसीलिए नहीं है रंगमंच सिर्फ कि हम एक्टिंग सीखें और हमें एक्टर बनना है जी। उसके साथ आप काफी सारी चीजें सीखते हो। बच्चों का एक आत्मविश्वास बाहर आता है कि बच्चे बात करना सीखें, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखें, और काफी सारी चीजें हैं। लोक संगीत से जुड़ता है बच्चा। तो जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में बाकी विधाओं में तो मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी सक्रिय हैं और अलग अलग स्तर पे, अलग अलग ग्रुप पे, और लेकिन रंगमंच की स्थिति को आप किस तरह से पा रही हैं यहाँ पे? रंगमंच के लिए वास्तव में काम हो रहा है या आपको संतुष्टि मिलती है जितना हो पा रहा है? नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं है। मुझे संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि भारत सरकार में, राज्य सरकार में हर जगह संस्कृति मंत्रालय जिस तरह से खुले हुए हैं, लोग संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिए बहुत अच्छा फंड दे रही है। लेकिन जो हमारे जो मूल संस्कृति कर्मी हैं, जो गाँव में, ठेठ गाँव में है, कोने कोने में, उनके लिए काम नहीं हो रहा। ठीक है, आधुनिक थिएटर पे काम हो रहा है, लेकिन जो मूल जड़ है रंगमंच की, उस पे काम नहीं हो रहा है जी। अच्छा, वहाँ पर आप उसके लिए काम नहीं जी, क्योंकि सुविधाएं तो चाहिए ना। लेकिन एक अभी आपने रामलीला का जिक्र किया था, तो ये देखने में आया कि बीच में कुछ वर्षों में, पिछले 1-2-1.5 दशक में रामलीला के प्रति रुझान लोगों का कम हो रहा था, कम लोग आ रहे थे। लेकिन अभी तेजी से रामलीला के प्रति लोग काफ़ी रुझान दिखा रहे हैं, और खासकर जो उसका गीत संगीत है, उसकी जो उसमें जो अभिनय है, उसके जो सज्जा है, इस पे काफी गौर किया गया, काफी ध्यान किया आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए, रामलीला बीच में जब किसी भी तरह का बदलाव आता है ना किसी चीज में, तभी लोग रुझान लेते हैं। अगर आप कंटिन्यू लगातार एक चीज एक ही जैसी देखते रहेंगे ना, तो आप बोर हो जाएंगे। अभी रामलीला में एकदम से रुझान इसलिए आया क्योंकि वो रामलीला थोड़ी सी आधुनिक हुई है। जैसे आप साज सज्जा की बात करिए, हम रंगमंच की बात करते हैं ना, उसका रूप बदला है, रूप क्या, वो उसका विस्तार भी जो था, गाने कम किए। अब जैसे हम रंगमंच की बात करते हैं, रंगमंच 2 चीजों से मिलके बना है, रंग और मंच। उसमें रंग होंगे और मंच होगा। तो मंच जितना सजा हुआ होगा, जितने रंग होंगे, कलरफुल होंगे, तो लोग का रुझान बढ़ेगा। अभी क्या है, शहरों में आप देखिए रामलीला बहुत आधुनिक हो रही है। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ पुरुष ही पुरुष रामलीला करते थे। अभी क्या है, महिलाएं भी आ गई है, तो लोगों का रुझान आ रहा है कि हाँ बिल्कुल, अब तो सीता बिल्कुल आ रही है कि वो एक नायिका है, सीता होगी, वो फीमेल एक्ट्रेस होगी, बाकी के बिल्कुल, तो लोग आ रहे हैं। ठीक है, आप कविताएं भी लिखती हैं और आपने कुछ नाटक भी लिखे हैं। इससे आपके रंगमंच को कहाँ तक मदद मिलती है, या किस तरह का सृजन आप इसे महसूस करते हैं? देखो, कविताएं और रंगमंच ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कई बार हम ना रंगमंच में भी कविताओं को लेके आते हैं, तो ये तो सब कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं और यथार्थ दोनों को जोड़ के ही कविताएं बनती है, रंगमंच बनता है, तो मदद तो मिलती है लेखन में से। वसुंधरा जी, थिएटर में आज आपकी एक जगह है, और आप अपने लंबा समय थिएटर में किया, गाँव में किया, दिल्ली में किए, देहरादून में किए, और ये जो आपकी यात्रा है रंगमंच की, इसमें आपको कभी ये लगा कि मतलब मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है, या कोई ऐसी दिक्कत आपने महसूस की अपनी इस कला के अभिव्यक्ति में? देखो, ये बात अगर आप एक रंगकर्मी से पूछेंगे कि आपको रंगमंच में दिक्कत हुई, तो सभी यही कहेंगे कि बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ये फिल्म लाइन नहीं है, ये कैमरा नहीं है, कट आपने से किस तरह से लिया इस पूरे? मैंने बहुत संघर्ष किया है रंगमंच में, और अभी भी मैं संघर्ष कर रही हूँ, क्योंकि रंगमंच तो बहुत मेहनत का काम है। सिर्फ वही मेहनत नहीं करता कि जिसने एक नाटक लिख दिया है, या सिर्फ वही मेहनत नहीं करता जो एक डायरेक्टर है। सभी को मेहनत करनी पड़ती है, और फिर एक एज ए डायरेक्टर होने के नाते अब सबको समेट के चलना पड़ता है, साज सज्जा हर चीज़ें, फिर व्यवस्थाएं उस हिसाब से। और आप पहाड़ में अगर थिएटर कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होती है। ये आपका जो ये पूरा विधा है रंगमंच की, ये बाहर के लोग इसे देख पाएँ, ये दुनिया के, हमारे कम से कम देश के स्तर पे उत्तराखंड के थिएटर्स को जाना जाए, क्योंकि इसका काफ़ी प्राचीन, जैसे हम कह भी रहे हैं। जी। इसके लिए किन किन पहलुओं पर खास ध्यान देना होगा हमें? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो सबसे पहले हमें जिन पर सोचना होगा? देखिए, सबसे पहले तो नाटक भी है हमारे पास, मान लीजिए, लिखा हुआ है, कलाकार भी हैं, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो फंड की है ना। करेगा कौन? हम बात करते हैं कि संस्कृति बचाओ, हम बात करते हैं कि अपने लोक कलाओं को बचाओ, लेकिन हम बात ये नहीं करते हैं कि संस्कृति कर्मियों को बचाओ,
लोक कला जो बजा रहे हैं, जो वाद्य यंत्र, जो हमारे जो वाद्य यंत्र हैं जी जी, उनके बारे में जिनको जानकारी है, जो उनको बजाते हैं, या जिनको नाट्य शैली की जो लोग हमारी नाट्य शैली उनकी जो वास्तव में काम कर रहे हैं, गाँव में काम कर रहे हैं, संस्कृति पे काम कर रहे हैं जी, तो उनको बचाने की हमें प्रयास करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार को इस पे काम करना चाहिए। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, तो वो मिलकर एक पूरे भारत की संस्कृति बनती है, तो इस पे सरकार को काम करना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र में देखा है कि जैसे वहाँ थिएटर्स को देखने के लिए लोगों में एक अलग सा अच्छा क्रेज है, लंबी लंबी लाइनें जैसे सिनेमा हॉल में लगती हैं, ऐसे थिएटर्स के लिए लगती हैं। बंगाल में भी हमने यही देखा। आपको क्या लगता है उत्तराखंड के लोग थिएटर्स के प्रति अभी इनमें कैसा रुझान है? क्या यहाँ जैसे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इसके लोक गायन के या इसके सांस्कृतिक मंचों के कार्यक्रम होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसका मतलब उनके अंदर कला को लेकर रुझान तो है, लेकिन ये रुझान थिएटर्स में है या नहीं, किस रूप में आप महसूस करती? देखिए, इसमें ना लोगों की गलती नहीं है, उत्तराखंडी के जो लोग हैं उनकी गलती नहीं है। उत्तराखंड में आप देखेंगे लोक कलाएं कम नहीं है। जी जी, बहुत सारी शैलियां हैं, जागर हैं, पवाड़े हैं, बहुत सारी नट शैलियां हैं, जैसे पांडव नृत्य है। जी जी, कई सारी शैलियां। यहाँ तक ऐसी परंपराएं हैं कि जब हम खेती करते हैं या धान लगाते हैं उस समय भी एक तरह का एक संस्कृति माहौल होता है, गीत गाए जाते हैं, हुड़का बोल हो गया, ढोल दमो रणसिंगा, कई सारे दुनिया भर नहीं छूटा है, कुछ भी पक्ष नहीं छूटा, लेकिन हम कैसे सहेजें उनको, कैसे सहेजें। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र का थिएटर हो गया, बंगाल का थिएटर हो गया, उड़ीसा का हो गया, राजस्थान की एक अलग शैली हो गई रंगमंच की। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ कुछ राज्य हैं जो विकसित हैं, जैसे देहरादून है। देहरादून भी बहुत ज्यादा हम विकसित नहीं बोल सकते। देहरादून में आप देखिए कितने रंगमंच थिएटर हैं, कितने थिएटर हैं, कुल मिला के 1 या 2 थिएटर होंगे, उसमें भी रंग बहुत ज्यादा अभाव है, लाइट्स का है, साउंड को भी कभी होते हैं। अब जैसे उत्तराखंड में जहाँ मैंने थिएटर किया था गांव में, हमने खुले में मंच तैयार किया, खेतों में तैयार किया। अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स पे अलग अलग जगह पर कुछ दूरी पर छोटे थिएटर बना दिए जाएं तो मुझे लगता है कि समस्याएं काफी हद तक ठीक होंगी, क्योंकि वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, जो संस्कृति पे काम करते हैं, उनको मौका मिलेगा उसको करने के लिए। तो लोग इकट्ठे होंगे, लोग आएंगे जुड़ेंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे थिएटर भी नहीं है, फिल्में जो चले, फिल्मों के लिए भी थिएटर नहीं है, तो मनोरंजन का साधन तो होना ही चाहिए ना। और भारत में तो मनोरंजन के लिए तो सब चीजें बनाई गई थी कि इंसान काम करे और फिर मनोरंजन हो। आज के जो युवा है ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा हर तरफ अपना रुझान रख रहा है, जीवन के हर पक्ष में, कला के हर चीज़ में। तो आपको जो उत्तराखंड के युवा हैं, ये इनमें थिएटर की वो दिखती है, आपको ललक दिखती है कि ये इस विधा की ओर आना चाहते हैं, या इसके प्रति कोई क्रेज ऐसा नज़र आता है आपको? देखिए, एक गुण तो देखो, कला एक ऐसी चीज है ना कि सदियों से सबके अंदर विद्यमान है, और आने वाले कल में जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी कला का कोई ना कोई तो अंश होगा। ठीक है, हमारे अंदर भी था, तो हमारे अंदर कुछ ज्यादा था तो हम इस तरफ मुड़ गए। लेकिन एक टाइम जब हमको लगेगा कि इससे तो कुछ रोजी रोटी कमाई नहीं जा रही, तो हम भी छोड़ देंगे। उसको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है, अर्जन से। हाँ, मैं फिर ये सोचूंगी कि मेरी हॉबी है, ये मेरे जैसे और भी रंगकर्मी सोचेंगे चलो इसको जब तक एजुकेशन ले रहे हैं तब तक तो चलो काम करते रहेंगे, चलो एज ए हॉबी हो गई, ये हमारा थोड़ा सा रुझान है, इसमें थोड़ा कर लिया, लेकिन रोजी रोटी के लिए हमें कुछ और तरफ जुड़ना पड़ेगा। और उस तरफ हम इतनी बुरी तरह से जुड़ जाते हैं कि हमें कला संस्कृति की तरफ देखने का फिर मन नहीं करता। कभी कभार देख लिया, लेकिन हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम उसके लिए काम करना बंद कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा। लेकिन सरकार को ये चाहिए, जो संस्कृति विभाग बने हुए हैं ना इतने सारे, उनको ये चाहिए कि हम जैसे रंगकर्मियों के लिए काम किया जाए, ताकि हम दिल से करें उसको, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी छोड़ दें उसको। और धीरे धीरे ये जो कला है, ये संस्कृति लुप्त हो जाए। निराशा तो घेरेगी ना। वसुंधरा जी, कुछ ऐसे थिएटर्स बताएं, कुछ ऐसे ऐसे नाटक बताएं जिनमें आपने काम किया हो, जो आपको खूब याद आते हो, या जिनमें काम करते हुए आपको बहुत अच्छा लगा हो। देखिए, मुझे तो सबसे जो अच्छा लगता है तिलू रोतेली पे, मैं 2 बार इसका काम कर चुकी हूँ। इस पे देहरादून में 1 बार किया था, 1 बार हमने गांव में किया पहाड़ में। तो ये नाटक मुझे मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे हमेशा से अच्छा लगा। कुछ बच्चों के नाटक हैं जो मुझे करने बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें 2 किताबें प्रकाशित हुई। हाँ, 2 किताबें हैं, जैसे मेरी पेट को गुस्सा क्यों आया और बुए को कर्ज,
बच्चों पे भी काम करना मुझे अच्छा लगता है, बच्चों के साथ। प्राचीन रंगमंच में जैसे दुष्यंत और शकुंतला या ऐसी इस चीज़ों को, कालिदास की जो रचनाएं हैं ये सामने नहीं आ पाती हैं। जो आधुनिक थिएटर्स है उसमें शायद कहीं कोई चीज़ें ऐसी आड़े आती हैं। आपको लगता है कि वो फिर से लौटाया जा सकता है? देखो, जैसे क्योंकि बाकी विधाओं में तो कहीं प्राचीन चीज़ों को हम ला रहे हैं फिर से वापस, थिएटर में अभी ऐसी गुंजाइश देखिए है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, जो आधुनिक थिएटर और क्योंकि यहाँ प्रहलाद नाटक भी खेला गया था 200 साल पहले। जी, वो खेला गया था। अभी हम जितने भी पुरानी चीज़ों को लेके आएंगे जी, पुरानी चीज़ों को लाने के लिए थिएटर में सबसे पहले हमें फंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय का हमने पूरा वातावरण तैयार करना होता है। जी, उस तरह की कॉस्ट्यूम तैयार करनी पड़ती है, पूरा आपका सेटअप वही लगेगा, तो उसमें आपको फंड चाहिए, पैसा अधिक लगेगा पुरानी चीज़ों पे। अब आधुनिक थिएटर को करना बहुत ईजी है। अच्छा, ये जैसे आपने कपड़े पहने या मैंने जैसे कपड़े पहने, ऐसे करके कैरेक्टर आ गया, डायलॉग बोला और वही चीजें, सोफा लगा दिया, टेबल लगा दिया, सेट वही डिजाइन हो गया, जो आजकल तो बहुत इजी है। हाँ, जो आजकल जो प्रस्तुत आजकल चल रहा है, तो वो बहुत आसान भी है जी। आपकी शैली बहुत इजी है, उस पे आसान शैली है। इसके लिए मतलब तामझाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो बहुत आसान है और वो बहुत इजीली हो भी जाता है। अब हम भी चाहते हैं, आपका कहना है इसका संवाद ज्यादा अच्छा, ज्यादा प्रभावी है। देखो आजकल देखना वही चाह रहे हैं लोग, अच्छा है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग की 12 खड़ी रंगमंच है, तो उसी तरह थिएटर की भी जो 12 खड़ी है वो पुराने रंगमंच, जैसे आप दुष्यंत का बोला आपने, मोहन राकेश के जो नाटक हैं वो अगर खेले जाए तो कलाकारों को ना बारीकी सीखने को मिलेगी उसमें। अभी क्या है, वो ज्यादा बारीकी उसमें जो आधुनिक थिएटर है उसमें इतना बारीकी नहीं होती। पुराने थिएटर हैं, जैसे हमने अभी तीलू रोतेली जो ऐतिहासिक नाटक हमने किया, उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, गीत हैं, संगीत है, लोग मिला जुला पूरा एक मनोरंजन का या पूरे उसका थिएटर की जो विधा है उसका पूरा एक आप एक रंगकर्मी के नाते अपने आप से मतलब पूरी तरह ये लगता है आपको कि मैंने एक अच्छा निर्णय लिया कि मैं रंगकर्मी बनूं, या कोई विधा ऐसी है जिसमें लगता है कि अगर मैं इस विधा की बजाय कहीं और प्रयास करती, अपने टैलेंट को कहीं और उपयोग करती? देखिए, जब मैं क्या कोई रंगकर्मी हो या किसी भी विधा से कोई जुड़ा हुआ इंसान हो, जब उसको जब निराशाई मिलती है ना, सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो हमेशा वो छोड़ता है, वो चीजें दम तोड़ती है वहाँ पे। लेकिन जब सपोर्ट मिलता रहे इंसान को, किसी विधा में हो चाहे हम रंगमंच में हो, तो इंसान आगे बढ़ता है, उसको एक एनर्जी मिलती है, आगे सपोर्ट मिलता है। कहीं सपोर्ट चाहे अपने लोगों का हो या सरकार का हो, तो इंसान आगे बढ़ता है। जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर इस फील्ड से जुड़ी हूँ, रंगमंच से जुड़ी हूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, अपने राज्य की संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है, तो मैं उसके उसके लिए मैं खुश हूँ। लेकिन बस इसीलिए थोड़े से निराश हूँ कि इस पे बहुत अच्छे से काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी अपेक्षाएं क्या है, करना क्या आगे थिएटर्स में क्या करना चाहती हैं आप इन तमाम दिक्कतों के बावजूद, उलझनों के बावजूद, या जो जैसे आपने कहा कि थोड़ी अपेक्षाएं रहती हैं रंगकर्मियों को, कलाकारों को, उसके बावजूद ऐसा क्या लगता है आपको कि मैं ऐसा अब मुझे ये करना चाहिए? देखिए, क्या कुछ मन में ऐसा होंगी आपकी? लिखने में किसी भी नाटक को, किसी कहानियों को और कविताओं को लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक लेखक को। अब उसको लिख दिया तो लिखने के बाद आप रंगमंच पे उतारना जरूरी है। रंगमंच पे उतारने के लिए फिर आपको सुविधाएं चाहिए। मैं यही चाहती हूँ और मेरी जो इच्छाएं हैं यही है कि वो प्रॉपर जगह मिले, वो मंच मिले, वो सुविधाएं मिले, ताकि हम उस काम को और अच्छे से कर सकें। अब आपको सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने के लिए आपको नमक नहीं मिलेगा, मिर्च नहीं मिलेगी, तो आपकी सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनेगी ना। मतलब आपका ये कहना है कि अभी यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल और क्रिएट होना चाहिए लोगों का या सरकार का, या और आपको इस फील्ड में मदद मिलनी चाहिए। थिएटर को आप क्या मानती, थिएटर कहाँ तक हमारे समाज को मदद कर सकता है? थिएटर्स की उपयोगिता किस रूप में देखती हैं? थिएटर की उपयोगिता जो है वो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, वो संदेश के लिए भी है। अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी के लिए भी, चाहे सिर्फ बोल के मैं चली जाती हूँ, तो आप पे प्रभाव सिर्फ इतना सा पड़ेगा। अगर उसी बात को मैं रंगों के द्वारा, सजावट के द्वारा और ड्रामे के द्वारा मंच पे आपको बताती हूँ, तो आपको ज्यादा असर होगा, मतलब एक क्रांति आ सकती है उससे। तो मैं ये चाहती हूँ कि रंगमंच इसलिए भी जरूरी है, आप अपनी बात को अच्छे तरीके से समाज को पहुंचा सके। तो रंगमंच इसलिए भी जरूरी है। उसके अलग अलग तरह से उसके प्रभाव, जैसे हमारे पहाड़ में महिलाएं मेहनत बहुत करती हैं। घास हो गया, लकड़ियां हो गया, खेती हो गई, खेत भी आपने देखे होंगे, छोटे छोटे खेत होते हैं तो मेहनत ज्यादा हो गई।
तो हर एक राज्य ने एक संस्कृति ऐसे बनाई है कि मनोरंजन, इसलिए थड़िया चौपला हमारा ऐसा हो गया कि उसमें एक अलग ही तरह की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज भी है, मनोरंजन भी है आप में। और देखिए जरूरी है, अगर रंगमंच नहीं होगा, गीत संगीत नहीं होगा, तो हम सब मनुष्य इतने निर्लिप्त हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे को काटने और मारने के लिए आ जाएंगे। तो संगीत और गीत संगीत बहुत जरूरी है एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत के लिए। जब ये उत्तराखंड बना था तो एक जो इसके पीछे का उद्देश्य बताया जाता था वो यही था कि भाई उत्तराखंड इसलिए बनना चाहिए कि हमारी लोक कला संस्कृति और जो हमारी परंपरा धरोहर है इसको हम संरक्षित कर सकें, इसको हम अच्छे ढंग से मतलब वास्तव में जो खोई भी चीज़ें हैं उसको हम वापस ला सकें। तो अब जब हम एक लंबी यात्रा कर चुके हैं, 18 वर्ष काफ़ी होते हैं इन सब चीज़ों में, आपको क्या लगता है कि मतलब हमने कुछ प्रयास किया है या किस तरह का किस दिशा में चले हम लोग इस तरह? देखिए काम तो ऐसा तो हम नहीं बोलूँगी मैं कि उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, काम तो बहुत हुए हैं और अभी हो भी रहे हैं, प्रयास तो सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। जैसे हर गाँव तक सड़क जा चुकी है, वो सड़क गई और वहीं से लोग वापस दिल्ली की तरफ या एनसीआर की तरफ बाहर निकल गए उसी सड़क से। अच्छा, मतलब वो थोड़ा और उसका अगर वो चीजें सुविधाएं अगर गांव तक होगी, कॉमन सी बात है, सब लोग यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल रही हूँ कि पहाड़ में अगर सुविधाएं होंगी, सारी चीजें होंगी तो कोई भी नहीं जाएगा। और जो लोग पहाड़ से जा भी रहे हैं हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि पलायन की जो समस्या पलायन समस्या जा रहा है तो फिर भाषा पर भी उसका दिक्कत हो रही है। एक्चुअली क्या है, पलायन देखा जाए तो पलायन कोई समस्या नहीं है। पलायन का जो राग लोग अपनाते हैं ना कि पलायन पलायन ये वो सब बोलते हैं, पलायन अपने आप में ठीक है, कौन नहीं चाहता विकास। अगर कोई गाँव का आदमी शहर जाता है, पढ़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, बड़ा आदमी बनता है, तो इसमें बुराई क्या है? जी जी, हर कोई चाहता है, आप उसको बोल तो नहीं सकते भाई नहीं, लेकिन पलायन ये है ना कि एक ये पलायन थोड़ा डरावना किस्म का है, जिसमें कि एक साथ गांव के गांव खाली हो रहे हैं। एक पलायन तो ये था कि जैसे पहले होता था कि कुछ लोग सर्विस के लिए जाते थे, कुछ लोग फौज में जाते थे, एक परिवार गाँव में बना रहता था। अब स्थिति अलग तरह की है, इसलिए ये सवाल उठता है। देखो पलायन अगर कोई गया है, कुछ बन गया है और अपने गांव की तरफ भी ध्यान दे रहा है, बीच बीच में आ रहा है, तो वो ठीक है। तो इसमें थिएटर या इस तरह की चीजें इसको मदद कर सकती हैं इनको रोकने के लिए, या इन चीजों देखो को थिएटर तो जो हमारी विडम्बना, जैसे कृषि हमारी खत्म हो रही है गाँव में, तो इन चीजों के संबंध में थिएटर कहाँ? देखो थिएटर तो एक ऐसा है कि अपनी बात आप तक पहुँचाना, आपको जागरूक कर सकता है कि मैं अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुँचा सकती हूँ रंगमंच के जरिए, कि पलायन मत करो, ये सब चीजें। लेकिन थिएटर का बहुत बड़ा योगदान नहीं है कि वो पलायन रोक दे, इतना बड़ा योगदान नहीं है। वो योगदान से एक चीज मैं जानना चाहता था वसुंधरा जी आपसे कि जैसे दो तरह से थिएटर आता है, एक तो भाषा, लोक भाषा, एक हिंदी, जो हिंदी के नाटक हैं। तो यहाँ पर जो भाषा का सवाल भी खड़ा हो रहा है, तो हमारी भाषा के, लोक भाषा के जरिए थिएटर की कितनी संभावना? देखिए लोक भाषा के जरिए भाषा बचाओ जो आप बात कर रहे हैं ना, तो थिएटर का तो बहुत बड़ा योगदान है उसमें। अगर हम अपनी भाषा में, अपनी जैसे गढ़वाली भाषा में, मराठी भाषा में, जैसे मराठी में कितने प्ले हैं, तो मराठी में ही खेलते हैं। हाँ, मराठी में ही खेले जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नाटक गढ़वाली अपनी मूल भाषा में लिखें और वो खेले जाएं, जो लोक भाषा वो खेले जाएं, और उसमें आने वाली जनरेशन को उसमें पार्टिसिपेट कराया जाए कि आप इसमें आइए और अपनी भाषा बोलिए और इस पे काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा जी, आपसे बात हुई। आपने रंगमंच और रंगमंच से जुड़ी हुई तमाम जो पहलू हैं उन पर अपनी बात कही, और ख़ासकर आपको ये थोड़ा सा अपेक्षाएं हैं समाज से कि वो थिएटर के प्रति, या समाज से, या हमारे जो पूरा एक माहौल है उससे, कि थिएटर्स की तरफ ध्यान दिया जाए। लोक कला का यह कला का एक बहुत बड़ी विधा है और इसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक मुलाकात के लिए यहाँ पर आई और आपने अपनी बात कही, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर अगली बार हम एक मुलाकात में हम किसी नई शख्सियत के साथ आपके समक्ष आएंगे, फिर एक बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप नमस्कार।